अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाऊंगा जिन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस रिपोर्टिंग में बनाया और उसके बाद मुल्क के वेल नोन जर्नलिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ और वो इस वक्त प्रोग्राम एंकर है। उनका नाम है इमरान खान। हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे उनके कैरियर के हवाले से, कैसे उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी खान साहब, आप सबसे पहले अपने कैरियर के हवाले से बताएं, क्योंकि आप उन जर्नलिस्ट में शुमार होते हैं जिन्होंने सबसे पहला एक्सपीरियंस पहले रिपोर्टिंग में बनाया और उसके बाद आप प्रोग्राम एंकर बने और पाकिस्तान के दलेर और बहादुर एंकरों में आपका नाम शुमार होता है। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं बॉर्डर पे थोड़ी एंकरिंग कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे 2004-05 में एहसास हुआ कि मुझे सहाफ़त करनी चाहिए। 2007 में मुझे मौका मिल गया एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं एक नौकरी छोड़ के इधर आ गया और यहाँ पे आके मैंने काम शुरू कर दिया। मौका भी मिल गया तो ये बाई चॉइस में आया था जर्नलिज्म में। पहले मैंने रिपोर्टिंग की है, बड़ा शानदार दौर था, 5 साल बहुत मज़ा आया, 2011 तक और 2012 के शुरू तक, 12 आने वाला था तब तक मैंने रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग को मैंने बहुत एंजॉय किया। यानी वो गोल्डन पीरियड है मेरी सहाफ़त का। और उसके बाद फिर मुझे एक प्रोग्राम मिल गया एक्सप्रेस न्यूज़ में, वहाँ काम किया बड़ा लंबा अरसा। अभी 1 साल होने वाला है मैं यहाँ GNN में आ। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, हमें आप ये भी बताएं कि जब आप रिपोर्टिंग करते थे, आप PMLN की बीट करते थे, एक कॉन्फ्रेंस में आपने शहबाज शरीफ से कोई क्वेश्चन पूछा था, हमजा शहबाज के अलावा उनको कोई बात नागवार गुजरी, तो उसके बाद उन्होंने इंतज़ामिया कुछ कैद लगाई, आपसे वो बीट ले ली गई। इस बात में क्या सच्चाई है? किस हद तक ये बात है? इसके वाले से बता दें। ये सबको पता है। ये वो सवाल मेरा अभी भी मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी पड़ा हुआ है। मैंने वो एक दफ़ा नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी सवाल किया, शहबाज शरीफ साहब से भी किए, एक दिन जरदारी साहब से सवाल किया, उसे गिलानी साहब से किया तो उनको भी बड़ा बुरा लगा था। तो ये कोई भी खुश नहीं होता। अगर आप एक अच्छा सवाल करें जो लोग जानना चाहते हैं तो वो पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर खुश नहीं होते। तो मैं 7 मरतबा टोटल मुअत्तल हुआ हूँ। उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हाथ है और कुछ वो प्रेशर ग्रुप टाइप होते हैं वो भी थे। बहरहाल ये चलता है, सहाफ़त में होता है। लेकिन जिस चैनल में मैं था एक्सप्रेस, उसको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया, मुझे निकाला नहीं बल्कि मुझे बार बार मौका देते रहे। अच्छा, मैं ये पर्सनल तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एंकर अगवा भी हो गए थे दफ़ा रिपोर्टिंग करते हो, क्या इसमें है कुछ सच्चाई? नहीं, वाक़यात हो जाते हैं छोटे बड़े। फिर वो TV चैनल पे आप होते हैं तो वहाँ वो रिपोर्ट ऐसे होते हैं कि वो कई दफ़ा तो धमाके हुए तो मैं बिल्कुल ऐसे धमाके वाली जगह के करीब था, ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल पहुँचे हम। 2-3 दफ़ा मैं हॉस्पिटल पहुँच गया और कई दफ़ा लोग डिटेन कर लेते हैं, ख़ास तौर पे जब ये स्वात का इंसिडेंट चल रहा था, ऑपरेशन और इस किस्म की सिनेरियोस थे, तो वो लोग रोक लेते थे, आपको जाने नहीं देते थे और आप समझें कि आप एक तरह के अगवा हो जाते थे और उनके रहमो करम पे होते हैं बाज़ औक़ात आप। तो ऐसी सिचुएशंस बनती रहती हैं सहाफ़त के अंदर। रिपोर्टिंग में तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत सारी मुश्किलात ऐसी पेश आ गई कि मुझे ऐसा लगा कि बस आज कहानी ख़त्म। लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम है और सबसे बड़ा है, वो फिर मौका देता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक और अब आपसे पूछना था कि जब आप एक्सप्रेस में काम करते रहे, जावेद चौधरी और शाहज़ेब खानज़ादा की आपस में कोई लड़ाई हुई थी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की वजह से जावेद चौधरी की नौकरी भी ख़तरे में पड़ गई थी, उस लड़ाई के हवाले से असल बात क्या है वो व्यूअर्स जानना चाहते हैं। नहीं, वो दोस्त थे आपस में बड़े अच्छे, जितना मैं जानता हूँ, और वो हंसी मजाक करते रहते थे आपस में। उनके बीच में जैसे कुलीग्स के अंदर थोड़ी सी वो टसल चल जाती है, वैसी ही चली थी। और उसमें एक दिन शाहज़ेब खानज़ादा अपनी लिमिट से बाहर चले गए, अगले दिन जावेद भाई ने जाके अपना हिसाब बराबर कर दिया। बस वो ऐसा ही हुआ था, उसमें कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। यानी मैं ख़ुद इस बात का विटनेस हूँ कि वो आपस में मजाक वगैरह करते रहते थे। मैं ख़ुद भी उनके साथ बैठ के गपशप लगाता। मैं लाहौर स्टेशन में था, वो दोनों इस्लामाबाद में थे। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हर चीज़ में हो जाता है, लेकिन उसमें सहाफ़ियों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था और उन्होंने सुलह करवा दी थी इसमें। ठीक है। अच्छा, तो हम जब भी लद्दाख के ऊपर अभी हम जानना चाहते हैं कि जो भारत और चाइना के दरमियान जो इस टाइम लद्दाख के ऊपर लड़ाई चल रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? मामला किस तरफ जाएगा? क्या जंग के कोई इम्कानात हैं? क्या भारत जंग कर सकता है चाइना के मुकाबले पर? क्या कहेंगे आप? क्या अमेरिका का तो नहीं बीच में हाथ है भारत को? 1962 में जब जंग की थी ना भारत ने चाइना के साथ, तो उस वक्त उनको बड़ी मार पड़ी थी और उनको ये पता चल गया था कि टेक्नोलॉजी में वो चाइना से पीछे हैं उस वक्त। अब चाइना ने कोई एक गोली या कोई एक हथियार भी वो नहीं चलाना जो चाइना ने किसी और से ख़रीदा हुआ है। और इंडिया के पास बेशतर हथियार वो हैं जो दुनिया में कहीं से कभी किसी से मांगा हुआ है, कोई यहाँ से लिया हुआ, कोई वहाँ से लिया हुआ। चाइना जो है वो बहुत खुद कफ़ील है अपने हथियारों में, अपनी फ़ोर्स में। उन्होंने थोड़े दिन पहले इनको पीर और मंगल की रात को फैंटी लगाई, उन्होंने 20 बंदे मार दिए
अब वो 20 नहीं है, वो बंदे 20 से ज़्यादा हैं। इंडिया 20 एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि चाइना ने ये महसूस किया कि इंडिया इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है सड़कों का, और कुछ ऐसे रास्ते और दिफाई अपनी पोजीशंस बना रहा है जिसके बाद ये पाकिस्तान, चाइना और सी पैक के लिए और इस खित्ते की तजारत के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बन जाएगा। तो चीन ने इससे पहले कि भारत ये कर गुजरता, उसने आगे बढ़ के वो सारे एरियाज ब्लॉक कर दिए। अब इस वक्त 8 किलोमीटर अंदर आ गया चीन, एक जगह से ही सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एरिया है लद्दाख का। इसको गालवान वैली कहते हैं, पेंगोंग लेक कहते हैं। वहाँ चीन 8 किलोमीटर अंदर आया। सिक्किम के इलाके में उसने कुट लगाई है। कल खबर आ रही थी कि अरुणाचल में भी वो चीन घुसा है। तो ये इंडिया के लिए तो बहुत बुरी सूरत हाल है। पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसको ना सिर्फ कुट पड़ रही है, बल्कि वो चीन को रोकने में नाकाम है। मोदी का इस वक्त चाइनीज़ बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मोदी से बहुत प्यार करते हैं चाइनीज़। उसकी वजह यह है कि मोदी ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि उसने स्टेटमेंट दे दिया कि चीन कोई आए ही नहीं, वो तो अपनी जगह पे ही है। और चाइनीज़ अब ये कह रहे हैं कि देखा, मोदी हमारी गवाही दे रहा है कि जहाँ तक हम आए ये हमारी जगह है, ये इंडिया की नहीं है। तो जो काम चाइनीज़ को दुनिया को समझाने में बहुत टाइम लगना था, वो मोदी ने उनके लिए कर दिया है। और अभी जो नए सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, जिसको कर्नल अजय शुक्ला हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, वो जो नए सैटेलाइट इमेजेस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि मई की निस्बत अब के जो विजुअल्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। और चाइना ने जहाँ जहाँ पे अपने बंकर्स और कंक्रीट का वो सारे मोर्चे बनाए थे, वो एग्जैक्टली अब भी वहाँ पे हैं। चाइना एक कदम पीछे नहीं गया। अच्छा, तो क्या ऐसे मौके पर पाकिस्तान कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर अटैक करके मज़ीद उनका नुकसान नहीं कर सकता? ऐसी सूरत है तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कि क्या ऐसा होगा? क्या पाकिस्तान आर्मी ऐसा करेगी? दिस इज़ नॉट द टाइम, आई थिंक। अभी वो वक्त नहीं आया, वो वक्त आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मुस्तकबिल है, जो कैरियर है, जो लोग पहले काफ़ी लोग यहाँ से बेरोज़गार हुए, इसके मुस्तकबिल के वजह से आप क्या कहेंगे? इसका मुस्तकबिल जिस तरह प्रिंट मीडिया का ख़त्म हो गया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कोई मुस्तकबिल ऐसा तो नहीं है? स्क्वीज़ हो जाएगा। जो चैनल सरवाइव कर सकेंगे वही करेंगे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में बंदिश की तरफ जाएंगे। हाँ, जो चैनल अपने आप को डिजिटलाइज कर लेंगे, सोशल मीडिया के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, फ्यूचर उसका है। 60% एडवर्टीजमेंट्स तो पिछले साल तक कन्वर्ट हो गई थी, इधर चली गई थी, तो बाकी भी चली जाएंगी। ये रूल करेगा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो नई वेबसाइट्स और ये सारा कुछ। तो जो जल्दी समझ जाएंगे इसको, वो फ़ायदे में रहेंगे। तो आप भी यूट्यूब चैनल पर आए, माशाल्लाह आपका चैनल काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो आपके यूट्यूब चैनल पर आने की क्या वजह? वो इन्होंने, ये इमरान खान ये बैठा हुआ है, इसने बनाया था। ये इमरान खान जूनियर है, मेरे दोस्त हैं, आप दिखा दें जी इनको। इन्होंने ये बनाया था यूट्यूब चैनल, और बनाने के बाद मुझे ये ज़बरदस्ती कहते रहे कि जी आप करें, वीडियो करो। मैं करता ही नहीं था। तो वो मौलाना तारिक जमील साहब वाला इंसिडेंट हुआ, तो उस पर मुझे काफ़ी गुस्सा था कि ये मीडिया ज़्यादती कर रहा है उनके साथ। तो उस दिन मुझे किसी टीवी चैनल ने भी नहीं बुलाया हुआ था। यानी वैसे नॉर्मली मैं किसी न किसी टीवी चैनल पे आ जाता हूँ, उस दिन किसी ने नहीं बुलाया हुआ था, तो गुस्सा निकल नहीं रहा था। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा निकालो कैमरा, यही मोबाइल मेरी जेब में, इसी से इसने वीडियो बनाई, हमने अपलोड कर दी। तो बस वो ऐसे बड़े मशहूर एंकर जो उनसे हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, इवन के हामिद मीर था, वो ज्यादती कर रहे थे, सारे लोग ज्यादती कर रहे थे, मौलाना साहब के साथ ज्यादती कर रहे थे। जो गलत है वो गलत है, वो कहना चाहिए। बहरहाल उसमें वो मैंने वीडियो बनाई, वो उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। इसने अगले दिन एक और बनवा ली। वो करते कराते बस वो बनाते गए, बनाने की आदत पड़ गई। क्योंकि मेरी अपनी ओपिनियन तो आती नहीं थी टीवी के ऊपर, ओपिनियन तो आती थी मेरे मेहमानों की। तो मेरी अपनी ओपिनियन देने के लिए ना मुझे एक जगह मिल गई, मैं वहाँ अपनी ओपिनियन देता हूँ और लोगों का शुक्रिया वो देख लेते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी है वो चल पड़ा। अच्छा, तो अब आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? काम करें, जोर लगाएं, मेहनत करें। अगर कामयाब नहीं होते तो और ज़्यादा करें। ज़्यादा देर लगती है कामयाबी में तो समझें कि कुदरत उनको ज़्यादा आजमा रही है और ज़्यादा देना चाहती है। ज़ोर लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं एकदम आके यहाँ बैठ गया हूँ और मुझे प्रोग्राम मिल गया, तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने 5 साल कोई छुट्टी नहीं की, एक भी छुट्टी नहीं की। जिस दिन मेरी शादी थी उससे एक दिन पहले मैं काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। तो ये आपको इस लेवल पे जाके काम करना पड़ता है। 16 घंटे 14 घंटे मैं रिपोर्टिंग करता था, हर जगह जाता था, शहर से बाहर जाता था, शहर के अंदर घूमता था, और बहुत मुश्किल हालात थे और बहुत थोड़े पैसों में काम किया। तो सक्सेस अल्लाह ताला देते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं, वो आप करते हैं।
खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया। व्यूअर्स, आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।